Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to start with a new topic, that is Watson and Crick model of DNA. ये टॉपिक क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई गई है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। या आप बिहार बोर्ड से हो या आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप हो तो आपकी ये टॉपिक एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो इस टॉपिक पर बहुत ही ज़रूरत होती है फोकस करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने ये जो मॉडल बना हुआ है स्टूडेंट, दिस मॉडल इज नोन एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इस मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा गया है। ओके, वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1953 ईयर जो है इस मॉडल को बनाने का, वो ईयर है 1953। तो 1953 में इस मॉडल को बनाकर तैयार किया गया। इस मॉडल में बताया गया है कि सबसे पहला जो डीएनए बना था वो किस तरह का था, उसके साइज के बारे में बताया गया है, उसके नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। लेकिन इस मॉडल को बनाने से पहले दो साइंटिस्ट के बारे में और जान लेते हैं। एक है फ्रैंकलिन और दूसरे हैं विल्किंस। तो हमारे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को बनाने से पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रैंकलिन और विल्किन, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज किया था। इन्होंने सबसे पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज किया था और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू सबसे पहली बार डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया गया था कि डीएनए कैसा दिखता है। तो अगर ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज नहीं होता तो हम डीएनए का मॉडल नहीं बना पाते। तो डीएनए के मॉडल बनाने से पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड क्या हमने यूज किया और इस मेथड की वजह से आज हम डीएनए को बना पाए हैं। इसके बाद हम एक और साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं स्टूडेंट, दैट इज शरगफ। सेकेंड जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने बेस पेयर रूल समझाया था, दैट इज शरगफ्स बेस पेयर रूल। ये रूल हमें ये बताता है कि हम ये जो मॉडल बना रहे हैं हमारे डीएनए का, इस मॉडल के बीच बीच में जो नाइट्रोजन बेस को हम ऐड करेंगे, उस नाइट्रोजन बेस में बेस पेयर का क्या रूल होता है। तो इनके हिसाब से बताया गया है कि जब भी हम किसी एडेनिन यानी कि ए, जो कि एक प्यूरिन बेस है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमेशा अनदर पिरिमिडीन बेस, जिसको हम कहते हैं थाइमीन, उसके साथ डबल बॉन्ड से लिंक होता है। यानी कि कहने का मतलब है, सपोज कीजिए ये आपके डीएनए का स्ट्रैंड है, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड में जब भी आप एक स्ट्रैंड पे एडेनिन को ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ आपकी बॉन्डिंग थाइमीन के साथ होगी और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होगी। जब आप किसी गुआनिन को एक स्ट्रैंड पे रखेंगे तो दूसरी तरफ आपको पिरिमिडीन साइटोसिन को रखना होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। यानी कि A इज डबल बॉन्ड कनेक्टेड विथ T, whereas G इन ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड विथ C। तो इस रूल के साथ हमने बेस पेयर्स को रखा है। चलिए बात करते हैं डायग्राम के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आप सामने में देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स मॉडल कहा गया है स्टूडेंट। व्हाई इट इज नोन एज हेलिक्स? यहाँ पर एक टर्म यूज कर रही हूं मैं, द टर्म इज हेलिक्स। हेलिक्स मीन्स द कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो इस तरीके से हम कॉइलिंग कर रहे हैं ना, इस कॉइलिंग को ही हम कहते हैं हेलिक्स। तो हेलिक्स का मतलब होता है कॉइलिंग, तो इसलिए इसको हमने डबल हेलिक्स मॉडल कहा है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉइल्स होती हैं और ये दो कॉइल्स एक दूसरे के साथ सर्कुलर मोशन के हेल्प से जुड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो कॉइल्स हो गए। सेकेंड चीज बताई गई है कि ये जो मॉडल होता है स्टूडेंट, ये मॉडल के दोनों ही हेलिक्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब होता है कि अगर एक हेलिक्स का जो पोजीशन है उसकी शुरुआत 5 प्राइम इंड से हो रही है तो वो जहां आकर इंड करेगा वो 3 प्राइम पे होना चाहिए। तो दूसरा हेलिक्स आप शुरू करेंगे 3 प्राइम इंड से, तो वो जहां आकर इंड करेगा वो होना चाहिए 5 प्राइम इंड। यानी कि एंटी पैरेलल कहता है कि अगर एक हेलिक्स की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरे हेलिक्स की डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम होनी चाहिए। तो दोनों ही स्ट्रैंड आपस में होते हैं एंटी पैरेलल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि हमारा जो ये मॉडल है हेलिक्स मॉडल,
इसमें जो मेजर ग्रूव होता है, मतलब कि ये एक कंप्लीट सेक्शन और ये एक कंप्लीट सेक्शन, दो कंप्लीट सेक्शन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव कहते हैं। मेजर ग्रूव की जो लंबाई होती है वो 3.4 नैनोमीटर बताई गई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट मेजर ग्रूव कहा गया है। और इस मेजर ग्रूव के अंदर आपको यानी कि इस कंप्लीट हेलिक्स में और इस कंप्लीट हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 5 + 5 यानी कि 10 बेस पेयर इसके अंदर लोकेटेड होते हैं। तो अगर एक मेजर ग्रूव की लंबाई है 3.4 नैनोमीटर और उसमें 10 बेस पेयर एक साथ प्रेजेंट हैं, तो दो बेस पेयर की बीच की दूरी, यानी कि मैं इस दूरी की बात कर रही हूँ, अगर इस दूरी को या इस दूरी को या इस दूरी को निकालना हुआ, यानी कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी, तो ये बताई गई है 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि पूरे मेजर ग्रूव की लंबाई 3.4 नैनोमीटर है और दो के बीच की दूरी 10 है। ठीक है, 10 बेस पेयर्स हैं टोटल और दो के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो 0.34 नैनोमीटर ये देखा गया है। स्टूडेंट, जहां से ये हेलिक्स टर्न होता है, दिस टर्निंग, जहां से इसकी टर्निंग होती है, दैट टर्निंग इज नोन एज माइनर ग्रूव, उस टर्निंग को हम माइनर ग्रूव कहते हैं। उसके बाद बताया गया कि आप जो डीएनए का मॉडल बना रहे हैं, इसका जो डायमीटर होगा, जिस डायमीटर के अंदर ये मॉडल पैक है, दैट मस्ट बी 20 एंगस्ट्रॉम। इसका जो डायमीटर होना चाहिए वो 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो हेलिक्स हमने बनाया है, इस हेलिक्स में फॉस्फेट प्लस शुगर की बॉन्डिंग हुई है। इस हेलिक्स में भी फॉस्फेट शुगर होगा और इधर वाले हेलिक्स में भी आपको क्या मिलेगा, फॉस्फेट प्लस शुगर मिलेगा। दोनों हेलिक्स पे फॉस्फेट प्लस शुगर है, लेकिन इस दोनों हेलिक्स के बीच में जो आप देख रहे हैं दैट इज नाइट्रोजन बेस। तो दो हेलिक्स के बीच में, जो बीच में दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, वो कौन होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। और दोनों साइड से जो हेलिक्स बनी हुई है वो फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है। हेलिक्स फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है, इसलिए हम इस हेलिक्स को बैकबोन भी कहते हैं। यानी कि हमारे डीएनए का जो बैकबोन है वो फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, लेकिन इंटरमीडिएट जो हमारा केमिकल है वो नाइट्रोजन बेस है। और नाइट्रोजन बेस आपको कैसे पेयर करना है, एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमिन के साथ होगी, ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगी। इस बेस पेयर रूल के साथ डीएनए को सेट किया गया है। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आपको एग्जाम में बनाना होता है। इसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, एक और भी, लेकिन इस वीडियो में पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको एक पिक्चराइज तरीके से समझाया जा सके। आपके लिए और भी बेहतर प्लान सोचा जा रहा है। प्लीज़ अपने लाइक्स और शेयर्स को बढ़ाइए और आरबीसी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।